वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। ये हमारे आज सीरीज का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा हिस्ट्री, फैक्ट्स, फीचर्स, कंपैरिजन बिटवीन। आज हमारे लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्स की प्रिंसिपल, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शॉर्ट फॉर्म में ऑब्स बोलते हैं। ऑब्स इज अ प्रोग्रामिंग अप्रोच व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड द कांसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि एक तरह का ये गाइडलाइन है जो हमारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। हर की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। इसी प्रकार जैसे कि हम ह्यूमन है, हमारे जिंदगी में जीते हैं जब जिंदगी, तो हमारे लाइफ में भी कई सारे प्रॉब्लम आते हैं, हमें उनको फेस करना पड़ता है। तो हमें हर रिलीजन में अलग अलग गाइडलाइन मिले हुए हैं बुक के जरिए। जैसे कि हिंदू रिलीजन में अगर देखा जाए तो गीता है, रामायण है, तो वो उन्हें फॉलो करके अपने जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मुस्लिम रिलीजन में कुरान है, कुरान अगर पढ़ के, कुरान को समझ के हम अपने जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। क्रिश्चियन रिलीजन में बाइबल से, मतलब कि ये एक तरह का गाइडलाइन है। उसी प्रकार प्रोग्रामर की लाइफ में भी कई तरह के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो उसे उस प्रॉब्लम से रिजॉल्व के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, कुछ गाइडलाइन चाहिए होता है, जिसके कारण हम अपने प्रोग्रामर अपने लाइफ के प्रॉब्लम को फेस कर सके। तो प्रोग्रामर की फिर क्वेश्चन होता है कि प्रोग्रामर के लाइफ में क्या प्रॉब्लम, उसको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। जैसे कि प्रोग्राम बड़ा होता है, अपने प्रोग्राम को वर्क के मतलब कि टीम में कैसे डिवाइड करके अपने प्रोग्राम कैसे काम करे, उसको मैनेज कैसे करे, पीरियड को मेंटेन कैसे करे, कॉस्ट इफिशिएंट कैसे करे, टाइम ड्यूरेशन में प्रॉब्लम एंड सो ऑन प्रॉब्लम होता है। उसी के लिए एक सॉल्यूशन आया और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया ऑब्स कॉन्सेप्ट, जो कि गाइडलाइन है रिसर्चर ने बनाया कि चलो इससे हमें कुछ ना कुछ सहूलियत मिलेगी, हम अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच रिजॉल्व अराउंड द कांसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि दुनिया में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वो होगा जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर बनाते, लाइब्रेरी मैनेजमेंट पे सॉफ्टवेयर बनाते या स्कूल मैनेजमेंट पे सॉफ्टवेयर बनाते, तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बहुत सारे वेरिएबल की नीड होगी। जैसे नेम होगा, रोल होगा, आईडी होगा, एड्रेस होगा, स्टूडेंट के सारे चीज, सारे रिकॉर्ड होंगे। बट ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों एक ही स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन, मतलब कि स्कूल में तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं पर एक ही स्टूडेंट के रिकॉर्ड है, ये कैसे पता चलेगा? कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे? सी लैंग्वेज में हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर जिसका यूज करके हम वेरिएबल की ग्रुपिंग कर सकते थे। इसी तरह का एक चीज हम C++ में भी देखेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लास। यहाँ पर हम सीखेंगे कि वेरिएबल की ग्रुपिंग किस तरह से कर सकते हैं। सी में भी वैसा हो सकता था, बट C++ में कुछ न्यू कंसेप्ट ऐड ऑन हुआ है। वो क्या है आगे हम जानेंगे कि आप इस वेरिएबल को हैंडल कैसे करेंगे। वेरिएबल को हैंडल करने के लिए बनाएंगे कुछ फंक्शन। ये फंक्शन जो इन्हें वेरिएबल को यूज करेंगे, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। वेरिएबल एंड फंक्शन और रिलेटेड फंक्शन और वेरिएबल मिलकर ग्रुप बनाता है। मतलब कि फंक्शन और वेरिएबल की ग्रुपिंग को भी हम ग्रुपिंग करके, मतलब कि जो वेरिएबल है, हमारा जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ऑपरेशन किसके जरिए परफॉर्म होगा? कोई फंक्शन के जरिए परफॉर्म होगा। ऑब्स के अंदर ऑब्जेक्ट एक सफिशिएंट एंटिटीज होता है। ऑब्स के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक सफिशिएंट एंटिटीज होता है, जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन भी रख सकते हैं और इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए सारे फंक्शन को भी रख सकते हैं। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगा तो उसे मैनेज करने की तो जरूरत होगी, उससे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने की तो जरूरत होगी ना। इसीलिए हम ऑपरेशन को इंफॉर्मेशन के साथ साथ फंक्शन भी रख सकते हैं, उसको मैनेज करने के लिए। एनी एंटिटीज इन द सिस्टम दैट कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज and set of operation perform using entity property set is known as object। जैसे जैसे आगे जाएंगे हमें और क्लियर होगा कि ऑब्जेक्ट होता क्या, उसके बारे में कैसे काम करता है। थोड़ा पेशेंस, उसके बाद आगे काम आएगा। तो आगे हम जानते हैं ओप्स की प्रिंसिपल्स के बारे में। ओप्स की के 5 पिलर्स से 5 प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है एनकैप्सुलेशन, सेकंड है डेटा हेडिंग, थर्ड है एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। आज हम फर्स्ट के बारे में थोड़ा जानेंगे कि एनकैप्सुलेशन होता क्या। एक्ट ऑफ कंबाइनिंग प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स रिलेटेड टू द सेम ऑब्जेक्ट।
एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारे प्रॉपर्टीज और सारे ऑपरेशन, सारे फंक्शन एक सिंगल ग्रुप में बनना, यही इनकैप्सुलेशन कहलाता है। सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर बनाकर वेरिएबल की ग्रुपिंग कर सकते थे, पर उसमें फंक्शन नहीं हो सकते थे, इसलिए वह इनकैप्सुलेशन अचीव नहीं कर सकता था। सी में इनकैप्सुलेशन का कोई भी ये नहीं था, नीड था ही नहीं, अचीव नहीं कर सकता। बट सी प्लस प्लस में इसकी ये अचीव कर सकता है। ये इसके मदद से हम अपने फंक्शन की, अपने वेरिएबल की ग्रुपिंग कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में क्लास वह जगह जिससे वेरिएबल एज वेल एज फंक्शन दोनों बना सकते हैं। ठीक है, अब जानेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट बोले तो नक्शा, क्लास किसी ऑब्जेक्ट का नक्शा है। ऑब्जेक्ट कैसे होगा, कैसा होगा, मेमोरी में कितने साइज, क्या लेगा, कितने वेरिएबल है, सारे इंफॉर्मेशन क्लास के अंदर होता है। आप किसी इंफॉर्मेशन को रखने के लिए वेरिएबल बनाते हैं, जो कि एक प्रिमिटिव डेटा टाइप का होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप इंट, कैरेक्टर, फ्लोट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर इंट एक्स नाम का आप एक वेरिएबल बनाए हैं, तो उसमें एक्स स्टोर करेंगे, सिंगल वैल्यू इंफॉर्मेशन, सिंगल ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकते। अगर मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर करना है तो आपको मल्टीपल वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो अब जानते हैं कि ऑब्जेक्ट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट और वेरिएबल में आखिर क्या डिफरेंस है? ऑब्जेक्ट होता है एक बड़ा मेमोरी लोकेशन, बिग मेमोरी लोकेशन, जिसके अंदर कई सारे वेरिएबल होते हैं, और वेरिएबल एक सिंगल डेटा कंटेंट करने वाला ब्लॉक है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ऑब्जेक्ट में मेमोरी, ऑब्जेक्ट भी मेमोरी लेता है, वेरिएबल भी मेमोरी लेता है, बट ऑब्जेक्ट मल्टीपल वैल्यू को कंटेन कर सकता है, मल्टीपल वेरिएबल को कंटेन कर सकता है, और वेरिएबल बट सिंगल वैल्यू को कंटेन कर सकता है। ऑब्जेक्ट एक रिकॉर्ड के रूप में वैल्यू को कंटेन कर सकता है। अब हम जानते हैं क्लास के बारे में। क्लास इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, सेट एंड सेट ऑफ ऑपरेशन। ऑब्जेक्ट के मेमोरी में कितने वेरिएबल स्टोर होंगे, उसकी पूरी स्ट्रक्चर तैयार होती है क्लास के अंदर। जब न्यू क्लास बनता है, क्लास क्रिएटिंग है क्लास का गुड ऑफ डिफाइनिंग अ न्यू डेटा टाइप। जब नया क्लास बनता है तो उसे हम एक न्यू डेटा टाइप बनता है। क्लास बन रहा है तो इसका मतलब है कि न्यू डेटा टाइप बन रहा है, उसको हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं, एज वेल एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं। क्लास इज अ मींस टू अचीव इनकैप्सुलेशन। क्लास है तो वो इनकैप्सुलेशन को अचीव कर दे, क्योंकि वो फंक्शन और वेरिएबल की ग्रुपिंग कर रहा है। ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी। ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी बोलने का मतलब है ऑब्जेक्ट को मेमोरी क्लास में कितने वेरिएबल है उस बेस पर मिलती है। ऑब्जेक्ट क्लास को मेमोरी नहीं मिलती, मेमोरी मिलती है ऑब्जेक्ट को। अब नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस बोले तो एग्जांपल, ऑब्जेक्ट क्या है? एग्जांपल है क्लास का। जैसे क्लास एक स्टूडेंट है तो उसका एग्जांपल क्या होगा? रोहन, सोहन, मोहन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट। अब हम देखते हैं क्लास वर्सेस ऑब्जेक्ट। तो एक क्लास मैंने बनाया बॉक्स नाम का। बॉक्स में मैंने थ्री वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया। LBH वाइड सेट डिम नाम का एक फंक्शन बनाया, जिसमें मैंने 3 आर्गुमेंट पास किया। सेकंड फंक्शन मैंने बनाया वाइड सोडिंग, जिसके अंदर कुछ भी सुखरान है वो लिखा। फिर मैंने B1, B2, B3 नाम का एक 3 ऑब्जेक्ट बनाया। तीनों ऑब्जेक्ट अलग है, सेम मेमोरी, तीनों ऑब्जेक्ट तीन वेरिएबल की मेमोरी ऑक्यूपाइड करेंगे, तीनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू अलग होंगी, तीनों ऑब्जेक्ट अलग है। ठीक है, अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे काम करता है। हमारा टॉपिक नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे प्रोसेस होता है? जब हम हमारा सॉफ्टवेयर बोले तो EXE फाइल, सॉफ्टवेयर बोलते हैं EXE फाइल। EXE फाइल ही एक तरह का सॉफ्टवेयर है। हमारा CPP जो है एक्सटेंशन है .cpp.exe, दैट इज अ एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन। तो sum.cpp बोले तो C++। हमें तो EXE कंप्यूटर बस मशीन ही को समझता है, मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था। तो हमारा CPP कैसे बनेगा EXE, तो उसके लिए बहुत सारे फेजेस से क्रॉस करके हमें sum.exe तक पहुंचा जाता है, तब जाके हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। तो मैंने C++ में एक कोड लिखा, हैज इक्वल iostream.h, फिर वाइड मेन की बॉडी डिक्लेयर करी। वो कोड मेरा जाएगा प्रोसेसर नाम का एक सॉफ्टवेयर, उसको क्या करेगा? हीडर फाइल से रिलेट करेगा। हीडर फाइल iostream.h है। हीडर फाइल से कंटेंट हमारे प्रोग्राम के साथ जोड़ेगा। प्रोसेसर क्या करेगा? हम हीडर फाइल से कंटेंट हमारे प्रोग्राम के साथ जोड़ेगा।
अब प्रोसेसर क्या करेगा, स्टेटमेंट को रीड करके उसको रिजॉल्व करेगा। इसका काम क्या है, ये स्टेटमेंट को रीड करेगा और फिर रिजॉल्व करेगा, एक नया प्रोग्राम जनरेट हो जाएगा। sum.i में iostream.h नाम का कोई भी लाइन हैज इंक्लूड iostream.h नाम का कोई भी लाइन नहीं रहेगा, क्योंकि वो डिफाइन हो चुका है हीडर फाइल से। प्रोसेसर ने उसे रीड करके रिजॉल्व कर दिया, उसके सारे सॉल्यूशन को इसमें लिख दिया। फिर sum.i क्या करेगा, हमारे ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करेगा। ऑब्जेक्ट फाइल किसकी मदद से क्रिएट करेगा, कंपाइलर, जो कि एक ट्रांसलेटर है। पहले लेक्चर में मैंने बताया था हाई लेवल लैंग्वेज दो तरह के ट्रांसलेटर को यूज करता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। C++ कंपाइलर ट्रांसलेटर को यूज कर, और कंपाइलर ट्रांसलेटर क्या करेगा, sum.object नाम का एक फाइल बना देगा। पर sum.object भी मशीन इसे समझ सकता है, पर इसके कुछ पॉइंट, कुछ टॉपिक को मशीन अभी भी नहीं अंडरस्टैंडेबल है। इसके लिए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक लिंकर नाम का सॉफ्टवेयर है, जो कि हमारे लाइब्रेरी फाइल में जो भी कंसेप्ट इसमें नहीं समझ रहा है मशीन, वो लाइब्रेरी फाइल में इंक्लूड है। लिंकर क्या करेगा, वो लाइब्रेरी फाइल से हमारे ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक कर देगा, और उसे लिंक करने के बाद जो भी कंसेप्ट है उसे रिजॉल्व करेगा, और sum.exe में नया प्रोग्राम बन जाएगा। sum.exe जो दैट इज हमारा सॉफ्टवेयर .exe मीन्स यही हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये बात हुई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे प्रोसेस होता है, कैसे बनता है exe फाइल। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।